सामने नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। 9 मई का वाक़या होता है और उसके बाद एक क्रैकडाउन का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। 9 मई के वाक़यात की हर तरफ से मजम्मत की जाती है, यहाँ तक कि आज खान साहब ने भी कहा कि कोई वो पाकिस्तानी होगा ही नहीं जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा। लेकिन उनकी मजम्मत को दूसरी तरफ से कबूल भी इत्तलात ये है कि नहीं किया गया, क्योंकि मरीम औरंगजेब साहबा का एक स्टेटमेंट आ गया कि इस किस्म की मजम्मत तो नाकाबिल कबूल है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि अब जो 9 मई का वाक़यात है उसमें शरपसंदी हुई, उसमें दहशतगर्दी हुई, उसमें जो वाक़यात हुए उनको लेके गिरफ्तारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका और जो शरपसंदी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनकी तो गिरफ्तारियां अपनी जगह हो ही रही हैं। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस जेल की सलाखों के पीछे है और हाल तो यह है कि आपको टॉक शोज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए पीटीआई के लोग ही नहीं मिल रहे। बड़ी मुश्किल से आप किसी को कहते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम में आए तो वो हमें बताते हैं कि जी इससे सूरत हाल क्या है। तो ये मामला किसकी तरफ जा रहा है? फिर बात हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इस पर भी एक डिवाइड है। कुछ लोग का कह रही है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में केसेस नहीं चलने चाहिए और इत्तलात तो ये भी है कुछ जराए से, कुछ चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी इसकी हिमायत नहीं की है या इस पर कहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ अगर एक अहम तरीन डेवलपमेंट हम देखें जो सियासी दर्ज हरारत इससे बढ़ा हुआ है, तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जिसके तहत जो 72 अरकान असेंबली हैं या थे पीटीआई के, उनके इस्तीफे कलअदम करार दे दिए गए हैं और उनको वो पार्लियामेंट में वापस होंगे और पार्लियामेंट में वापस स्पीकर कौमी असेंबली के सामने वो पेश होंगे और कहेंगे कि जी हमें इस्तीफे अब वापस लेने हैं। तो उसके बाद क्या सियासी दर्जरात कुछ काम होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन जरा जो आज इमरान खान साहब, जो मैंने कहा कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप मजम्मत करते हैं, क्या कहा इमरान खान साहब ने? जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब ये है कि जब बिल्कुल पार्टी क्रश हो जाए तो वो जो अपने आप को इमाम खोमेनी कह रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है और मफरूर, वो फिर पाकिस्तान आके तो इलेक्शन ये है आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था और आखिरी गेंद तक लड़ने। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि खुलकर मजम्मत नहीं की और मुजम्मत से भी आगे वो माफी भी मांगे। ये तमाम चीजें अपनी जगह, जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रही है सब अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की थी और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, मेरा ये मतलब नहीं था, वो इफ एंड बट्स के साथ। लेकिन आज जो सूरत हाल बन गई है इस सब मुल्क में, मुझे वो राना सनाउल्लाह साहब की बात याद आ गई। तो मैंने सोचा कि उसको प्रोग्राम में भी शामिल करें और आप तक भी पहुंचाएं। क्या कह रहे थे कुछ अर्से पहले राना सनाउल्लाह साहब, ये जरा सुनिएगा। इसका मतलब तो ये है कि क्या वो हद आ गई है जिसमें अब ये मैटर ही नहीं करता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी है। अब सियासत में सर्वाइवल की जंग है, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। ये कहना मेरा नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब का है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बिलाल अजहर कियानी साहब, पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब एंड वेलकम टू द शो। तैमूर खान झगड़ा साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एंड फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब आपके भी टाइम का, और आपके टाइम का तो ज्यादा शुक्रिया क्योंकि पता नहीं आपके पास कितना टाइम है। अच्छा, मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब, ह्यूमन राइट्स सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर भी हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब आपके भी टाइम का। आज के वो सवाल कोई आपके सामने रख देती हूँ ताकि इसके जवाब ढूंढने के प्रोग्राम में हम कोशिश करें। सवाल नंबर 1, 9 मई के वाकयात की तहकीकात जारी, छापे, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन। हुकूमत का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का इंदिया, सियासी और समाजी हलकों में तशवीश, क्या सिविल कोर्ट्स के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलाना दुरुस्त इक़दाम होगा? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ में टूट फूट जारी, कई रहनुमा पार्टी छोड़ गए, इमरान खान को पार्टी छोड़ने वालों को इनकी मजबूरी करार देकर कारकुनों को तनकीद ना करने की हिदायत, मुश्किल वक्त से निकलने के लिए पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? और आखिरी सवाल, लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कलअदम करार दे दिए, अरकान को स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होने की हिदायत, क्या पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी की सूरत में सियासी दर्ज हरारत कम होगा? शुरुआत करते हैं बिलाल कियानी साहब से, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बिलाल कियानी साहब, क्या ये फैसला हो गया है कि सिविल कोर्ट्स में नहीं, अब जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपनी शो में दावत देने का। देखिए, बात यह है जो मेरे इल्म में है और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी थी एनएससी की मीटिंग के बाद गालिबन आई बिलीव
कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और आई थिंक सीक्रेट्स एक्ट थी, उसके तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। मेरे इल्म में अभी तक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बात कोई मिलिट्री कोर्ट्स की वाज़े तौर पे आपकी शायद न्यूज़ में हो, मगर देखिए बात यह है, बुनियादी बात यह है बाकायदा तजवीज आई है कि 2 लाहौर में बनेंगी, 3 पिंडी में बनेंगी। जी। तो देखिए मैं इस हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए 9 तारीख को जो वाक़यात हुए और उससे पहले भी जो हमने पीटीआई की तरफ से वाक़यात देखे हैं, जब भी खान साहब को लॉफुली अरेस्ट करने मॉडल टाउन गई है पुलिस, तो दहशत गर्दी ही हुई है बाकायदा। पुलिस वाले जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो पहले तो आप ये देखिए ना कि आज हालात क्यों हैं यहाँ पे ऐसे कि एक सियासी जमात के लबादे में एक दहशतगर्द तंजीम हम बाकायदा देख रहे हैं और एक इम्प्यूनिटी के साथ आगे चलती गई है। और यहाँ पे बदकिस्मती से ऐसे हालात हुए हैं कि एक शख्स ने ओए जज ज़ेबा करके एक जज को धमकियां भी दी। इन लोगों ने बार बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए तो इमरान खान साहब की हिदायत पे दावे बोले। पुलिस वाला जो करीब आया उसका सर फोड़ा या उसकी हड्डी तोड़ी। पुलिस वाले जब लॉफुली अरेस्ट वारंट के साथ गिरफ्तार करने जमान पार गए तो उन्होंने कहा 5 दिन आप जो मर्जी करना है कर लें, खान साहब बाथरूम में या बिस्तर के नीचे छुपे हुए हैं, यहाँ पे खवातीन और बच्चों को हम आगे करके पेट्रोल बम फेंकेंगे। उसके बाद भी खान साहब को एक इम्प्यूनिटी मिलती है और बार बार हमने देखा है कि जुडिशरी की तरफ से भी बदकिस्मती से, ख्वाह वो इलेक्शंस केस हो, ख्वाह वो आपका ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला था, ख्वाह वो खान साहब के इन दहशतगर्दी के वाकयात का मामला था, बार बार हमने देखा। और फिर ऑडियो लीक्स भी कुछ ऐसी आई। आपने जो ये पूरी एक चार्जशीट पेश की है सो कॉल्ड, इसका मतलब ये मिसट्रस्ट है सिविल कोर्ट्स के ऊपर? ये देखिए मैं आपसे, अब आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है कि वहां पहले हम जो है ये समझ लें, इवन दो एंटी टेररिज्म आपने कहा दहशतगर्दी है, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद है, क्या इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत पर भी मिसट्रस्ट है? आप समझते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है? मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए एक तो 9 तारीख को जो फिर वाकयात हुए, कहने का मकसद ये है कि दहशतगर्दी भी पीटीआई की तरफ से 9 मई को नहीं शुरू हुई। ये भी एक तसलसल है। 9 मई को तो उसकी इंतहा हमने देखी है कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जीएचक्यू के गेट पे, कोर कमांडर हाउस पे, इमलाक पे, जी अच्छा चलें, आपने भी वीडियोस के बाद अगर उनको झंडे गाड़ते हुए देखना है, देखिए मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए मैं जाती तौर पर अभी भी समझता हूं कि आइडियली ये मामलात मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए, मगर आपने एक हालात देख लिए हैं जहां पे एक शख्स ने 9 मई को करप्शन के केस पे लॉफुली 8 मई को या 9 मई को अरेस्ट आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है? नहीं, तो बिल्कुल है, तभी एतमाद नहीं है। एतमाद थोड़ा क्या है, आप मुझे बताइए, नहीं मुझे अब देखिए एतमाद क्यों नहीं है। देखिए 9 मई को नहीं, मैं आपसे वाज़े तौर पे भी कह रहा हूं, हमने उस दिन प्रोटेस्ट इसलिए की है कि एक निजाम है। देखिए अब आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक शख्स जिस्मानी रिमांड पे करप्शन के केस में रखा जाता है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी कानूनी जवाब के बगैर एक शख्स को जिस्मानी रिमांड पे तलब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो मर्सिडीज कार में जजेस के गेट से आते हैं, जजेस के कॉरिडोर पे वही शख्स जो पिछले दिन व्हील चेयर पर था, दंदनाता हुआ चलता हुआ, टांग में दर्द के बगैर, वो सुप्रीम कोर्ट के में चीफ जस्टिस के सामने पेश होता है। और चीफ जस्टिस साहब एक ऐसे शख्स को जिनको उन्होंने किसी भी कानूनी जवाब के बगैर सामने बुलाया है, एक करप्शन के केस में सामने रखा है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आपको देख के खुशी हुई। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो फुली कन्विंस, दो चीजें, एक तो एक गवर्नमेंट फुली कन्विंस्ड है कि जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके बाद के वाकयात और मिलिट्री जिस तरह से अटैक्स हुए एंड एवरीथिंग, वो पीटीआई की पार्टी पॉलिसी भी था और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हुए। दूसरी बात, वो मिसट्रस्ट भी कर रहे हैं कोर्ट्स पे। उनका कहना यह है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स तक ही बात जाएगी और वहीं पर ही होंगे, क्योंकि उसके अलावा इनको कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ठीक है जी, देखिए जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, वहां पे बहुत से लोगों ने, मैंने खुद जो वहां पे वायलेंस हुई थी उसको पहले दिन मजम्मत की, जो भी मौका मिला, कि मेरे ख्याल में हर चीज पे कहीं डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में कहनी चाहिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में कहनी चाहिए। लेकिन जो इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी का नहीं पूरे साल का, कानून को तोड़ने का, कानून को अपने हाथ लेने का, और अफसोस के साथ साथ मईशत को तबाह करने का, जो कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी वजह से ये ज्यादा डेस्परेट होते हैं। आप मुझे छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, आई एम सॉरी, इस मुल्क के जो बेशतर रहने वाले हैं ये कह दें कि आसमान भी नीला है ना, किसी ने बिलीव नहीं करना।
तो सबसे पहले 9 मई की लिहाज से तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे खान साहब ने कहा, और वो इसलिए होनी चाहिए ताकि सबको यकीन हो। उसमें कहीं पार्टी के कारकुन मुलव्विस हो, वो सामने आना चाहिए, कहीं उनको इंस्टिगेट किया हो, वो सामने आना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ जो बेसिक मैक्सिम है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं हो सकता। और मेन चीज ये, अच्छा झगड़ा साहब, क्या इसमें ये शामिल कर लूं कि अगर पार्टी के कारकुनान मुलव्विस हो तो उनको भी उसी तरह करार वाकई सजा मिलनी चाहिए जो उनकी सजा बनती है? नादिया, हर कोई तो नवाज शरीफ के लिए नहीं होता ना कि PMLN जो है वो बाकी लोगों पे कानून अप्लाई करे, जबकि जो उनका अपना लीडर हो वो लंदन में मुजरिम होके बैठा हुए मुल्क को डायरेक्ट करे। ये लग्जरी जो है जो बयानिए से भी निकाल दी जाती है, ये एक बंदे को मिलती है। जब हम 9 मई को इन्वेस्टिगेट करें, 10 मई को इन्वेस्टिगेट करें, तो साथ ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई कौन लोग मुलविस थे, किसने इंस्टिगेट किया, क्योंकि वो सारी एविडेंस आई है। उस पे ना पुलिस ने ना 2 इलीगल हुकूमतों ने कुछ कहा। और एक दो चीजें मैं साथ कहूंगा। एक 2 बार मेरे दोस्त ने कहा लॉफुल अरेस्ट, सॉरी वो तो कोर्ट कह रहा है ना कि लॉफुल अरेस्ट इमरान खान का नहीं था जिसकी वजह से ये सारे फसादात हुए। अगर लॉफुल अरेस्ट नहीं था, अगर उनको कोर्ट से अरेस्ट किया गया था, अगर ये अभी प्रूवन है, तो फिर आया ये साथ आना चाहिए कि ये क्यों गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया या क्यों नहीं ऑर्डर किया, या उससे भागेंगे जैसे ये परवेज इलाही के अरेस्ट से भागे। तो ऐसे जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, जरा एक सेकंड रुक जाएगा तैमूर झगड़ा साहब, मैं जरा जिब्रान नासिर साहब की तरफ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन जो फौजी अदालतों की या मिलिट्री कोर्ट्स की जो बात हो रही है, उनकी तारीख है क्या, वो कोई अपने नाज़रीन के जरा सामने रख दूं। 9 मई के वाकयात के बाद एक बार फिर अदालतों के क़याम की गूंज हमें सुनाई दे रही है। तारीखी हवालों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में फौजी अदालतों की तारीख 1953 से शुरू होती है और मुल्क में नाफिज रहने वाले 4 मार्शल लॉ के गिर्द घूमती है। किसी भी सियासी दौरे हुकूमत में पहली बार आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद 21वीं आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें जनवरी 2015 में 2 साल के लिए कायम की गई थी और जनवरी 2017 में फौजी अदालतों की मुद्दत में मजीद 2 साल की तौसी की गई। मार्च 2019 को 4 साल मुद्दत खत्म होने के बाद फौजी अदालतों को खत्म कर दिया गया। अच्छा जिब्रान नासिर साहब, अब एक मामला तो ये हो गया कि जी अभी ये अप्रूव होना बाकी है और इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा आया है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कि किसी ने इंस्टिगेट किया या उनके अपने कारकुन थे और किस तरह से ये मामला हुआ, क्या हुआ। क्या आप समझते हैं कि इसमें किसी कमीशन की या किसी इन्वेस्टिगेशन की फर्दर जरूरत है? सेकेंडली, इन अदालतों पे मिसट्रस्ट है, जिस तरह से बयालकियानी साहब यानी जो PMLN है वो भी कह रही है और कह रहे हैं कि जी ये मामले अब मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाएंगे। मैंने आपसे पहली वाली बात की थी, मेरी बारी आएगी तो मैं इसकी बात कर दूंगा। जिब्रान नासिर साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो अभी आपने बताया था कि खान साहब ने मजम्मत की, अल्फाज का चुनाव उनका अपना था और फिर उसके अंदर जो है वो लुक में दिए जा रहे हैं और कीड़े निकाले जा रहे हैं कि यूं सही नहीं था। मसला हमारी सियासी पार्टियों का ये कि सिर्फ सिबलिंग राइवलरी सिंड्रोम है, एवरीबडी वांट्स टू बी द फेवरेट चाइल्ड, और इन्होंने पेरेंट जो है, अब्बू जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को बनाया हुआ है बजाय इसके का इनको बनाते। तो फिलहाल जो गोद में एस्टैब्लिशमेंट की जो बच्चा चढ़ा हुआ है वो PDM है, तो वो उनके कान के अंदर भी बातें कर रहा है, सरगोशियां कर रहा है, और वो इस बच्चे को जिसका नाम PTI था, जो कल तक फेवरेट था, आज बिल्कुल फेवरेट नहीं है, इसके लिए जो है वो एक जेलसी जो है वो नजर आ रही है। ये बड़ा पेटी बिहेवियर है हमारी पॉलिटिक्स में। अब आ जाते हैं जो आजकल के हालात हैं और 9 मई और उसके बाद जो हो रहा है। देखिए अगेन, चूंकि हमारी बड़ी छोटी सोच होती है, हम शख्सियात के अंदर बहुत गुम हो जाते हैं और हम वाकयात में बहुत गुम हो जाते हैं, इंसिडेंट्स पे बड़ा हम जो है ऑब्सेस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंज पाकिस्तान में ये है कि आइन को पसे पुश्त रख के इस वक्त हमें नहीं पता मगर किन हालात के अंदर आपने 90 दिन से आगे निकल के इरादा किया हुआ है कि 8-9 महीने पंजाब में और KP के अंदर अबूरी हुकूमतें चला के शायद वफाक में आने वाले वक्त के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाना है। और इस वक्त इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख में जो सियासी क्रैकडाउन कहा जा रहा है, इस दहाई का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है या कोई जवाबदेही जो है वो एक अबूरी हुकूमत की है। पंजाब को और KP को उनका डेमोक्रेटिक राइट डिनाई कर दिया गया है, तो कल इन लोगों की जो आज अगर कोई वायलेशन कर रहे हैं क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। और इक्तदार का इतना नशा चढ़ चुका है कि एक अनइलेक्टेड ऑफिशियल
एक इंटरिम हुकूमत में आए हुए वजीर जिनका नाम आमिर मीर है, वो आज बैठ के एक निजी चैनल के ऊपर कह रहे थे कि फवाद चौधरी कौन है, वो कौन सा सियासतदान है, और मजाक उड़ा रहे थे इस बात का कि उनके ऊपर कोई टूटी चोरी करने का या नलका चोरी करने की FIR बनी है। तो ये इतना नशा या इतनी पावर या घमंड जो है, ये यकीनी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आ रहा होगा। दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा पिछले 10 दिनों के अंदर, कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन हुआ। 2009 के पॉलिसी डायरेक्टिव की खिलाफ वर्जी में गैर मुतय्यना शटडाउन था, और एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं, जहां जहां अटैक्स हुए पूरे पाकिस्तान में था। कराची में एक जिले में वायलेंट प्रोटेस्ट की रिपोर्ट आई थी, या 2 जिलों के अंदर, पूरे सिंध में 29 जिले हैं। पूरे सिंध को क्यों सफर करना पड़ा? तो ये जब आप कर लेते हैं और ये करके दिखा देते हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि आज के दौरे जदीद के अंदर अवाम की आवाज बंद की जा सकती है, खामोश की जा सकती है। और आखिरी बात मुझे प्लीज करने दीजिएगा, एग्जैक्टली, लेकिन मुझे भी जिब्रान नासिर साहब एक ब्रेक लेना है, थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज भी बंद करनी है माजरत के साथ। ऑन लाइटर नोट ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, सीरियस नहीं लीजिएगा, ब्रेक से वापस आती हूँ तो यहीं से आपकी बात का आगाज करेंगे। और प्लस ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं कुछ हलकों में, उस पर भी आपकी बात करेंगे और आपकी राय भी लेंगे कि सिविल कोर्ट्स के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस लेके जाना क्या एक मुनासिब इक़दाम होगा। ब्रेक लेते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। जिब्रान नासिर साहब, आप मुकम्मल कर लीजिएगा कोई अपनी बात, तो फिर मैं बिलाल कियानी साहब की तरफ जोड़ दूँ। आखिरी बात जी, के मुल्क में इन सारे दहशतगर्दी का कानून होने के बावजूद जो मिलिट्री कोर्ट्स पे इसरार है, आप पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी अब एस्टैब्लिशमेंट को देने जा रहे हैं और इतनी एक बुरी नज़ीर कायम कर रहे हैं जिसका नुकसान कल को PDM को होगा। जो कि आपको याद होगा 2015 में जरदारी साहब को ईंट से ईंट बजाने का शौक चढ़ा था। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, मगर सवाल कहीं और किया गया था कि मुझे क्यों निकाला। और अभी पिछले साल ही, अब बल्कि जब PDM के इफ्तिताह के ऊपर GHQ जाएगा हमारा धरना, ये अल्फाज मौलाना फजल रहमान साहब के थे। आप जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के इतलाक के थ्रू मिलिट्री एक्ट्स को इन्वोक करेंगे और इतने हजारों की तादाद के अंदर लोगों का ट्रायल करना चाहते हैं, तो जो आप नजीरे कायम करने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर, ये आपके लिए भी मसला पैदा करेगी। तो खुदारा इस पर गौर कीजिए। और मेरा एक संजीदा मशवरा होगा पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स को कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज D सब क्लॉज 2 है, इसकी वायरीज चैलेंज की जाए। आज तक जब तक जितना मेरा मुताला है कानून का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर इसकी आईनी हैसियत, चूंकि एक ऑर्डिनेंस जो कि 1967 में आया था उसके तहत वजूद में आया, तो अब जब आपकी 18वीं तरमीम के बाद आपको फेयर ट्रायल का राइट मिला है, आर्टिकल 10A है, तो क्या ये लॉ इस वक्त जो आम शहरी को जुडिशियल ट्रायल से महरूम कर देता है और मार्शल ट्रायल की तरफ भेज देता है? इसकी हैसियत क्या है? और फिर दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा कि इस वक्त जो सारी एहतसाब की बातें कर रहे हैं, इनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है? नैब के केस के अंदर एक वो हुकूमत इकट्ठा गिरफ्तार करना चाहती है इस्लामाबाद कोर्ट के हाथे से, एक ऐसे केस के अंदर जिस केस के मरकजी किरदार का नाम मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन कोई हुकूमती वजीर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर एहतसाब चाहते हैं, वो अगर अपना मिलिट्री एक्ट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से नाम, वो याहिया खान हो, वो ज़ियाउल हक हो, वो मिर्जा असलम बेग हो, वो परवेज मुशर्रफ हो, वजीरुल इस्लाम हो, शुजा पाशा हो, कमर बाजवा हो, फैज हमीद हो, उनके ऐसे एक्ट्स थे। मुझे बताइए कौन से मिलिट्री कोर्ट की पासदारी है मेहरान बैंक के थ्रू पार्टीज को रिश्वतें देना, या अकबर बुकटी के ऊपर करना, या लातदात लोगों और ये इल्जामात भी लगाते हैं। ठीक है, फैजाबाद धरना और बिल्कुल बिलाल कियानी साहब से बात करना, तो इनके तो कभी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हुए। ट्रूली सैड। बिलाल कियानी साहब, बातें तो बड़ी होती है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, कभी गुजरावाला की तकरीर, उसमें इल्जामात की भरमार, लेकिन जब बात ट्रायल्स के और केसेस की बात आती है तो फिर पता नहीं किसके पीछे छुप जाते हैं। आप मुझे बताइए। प्लस अब जो पॉइंट्स उठाए हैं इन्होंने, जिब्रान नासिर साहब ने, एज फार एज मिलिट्री कोर्ट्स आर कंसर्न, उसमें जरा बता दीजिएगा इफ यू। अब आपने दो बातें कीजिए, मुझे जरा इजाजत दीजिए जी। सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स, देखिए मैं बिल्कुल इस बात में यकीन रखता हूँ, और आपने पहले कहा कि क्योंकि अदलिया का निज़ाम है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि, तो मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि मैं हरगिज़ ये नहीं कहा मैंने कि मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए ओनली सोल्यूशन है। दहशतगर्दी हुई है, दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह कानून के दायरे में लाना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि आइडियल सिनारियो यही है
कि जो जिसने दहशतगर्दी की है उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ही ट्राई किया जाए। एक मुताबिक इमरान खान साहब ने किया है कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कोई ऐसा फोरम बने। इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, कौन सा फोरम? खान साहब किसको मानते हैं आप मुझे बताइए? एक शख्स है जो कोर्ट जाता है तो मर्जी से जाता है, जब नहीं जाना होता तो नहीं जाता है। को मेक श्योर कैसे करेंगे? नहीं, ट्रांसपेरेंसी कोर्ट के अंदर पकड़ा है जी वही शरपसंद है, वही दहशतगर्द। नहीं, वीडियो एविडेंस मौजूद है, वीडियो एविडेंस मौजूद है। आप मुझे बताइए, खान साहब अगर ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते तो ख्वाब तोशाखाना केस था, ख्वाब अलकादर ट्रस्ट केस था, ख्वाब टेरिन बाइट का केस था, ख्वाब कोई भी केसेस थे। खान साहब डे वन से कहते हैं मैं कोर्ट में जाऊंगा, वहां पे कैमरे लगाएं, जिस तरह हमारे लीडर्स कहते थे सबके सामने, अवाम के सामने प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ये शख्स फॉरेन फंडिंग केस में और हर केस में भागता है? इस शख्स को जब लॉफुल अरेस्ट वारंट के तहत जमान पार्क अरेस्ट करने गए थे उस टाइम पे अगर इसने बाकी, आपने नवाज शरीफ साहब को देखा, हम आज भी समझते हैं और आज सबके सामने कि वो एक जाली सजा थी, वो शख्स फिर भी अपनी बेटी का हाथ थाम के बीबी को बिस्तरे मार्ग पे छोड़ के आया पाकिस्तान में, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो जेल गया और एस्टैब्लिशमेंट से डील करके बात चले गए। नहीं, देखिए वो तो खान साहब के जाती डॉक्टर यास्मीन राशिद सब ने जब इनको समझ आ गई, नहीं ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मुझे नहीं पता ख्वाजा, मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ सर, चलाइएगा जरा ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप। ख्वाजा साहब की क्लिप का मुझे पता है, मुझे पता है। तो फिर आप मान लेना इस बात को। मैं क्यों मानूं इस बात को? देखिए ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे बेटी का हाथ पकड़ के वापस आया और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, एस्टैब्लिशमेंट के उसको फैसिलिटेट करने पे मुल्क से बाहर चला गया। और मेरी अर्ज सुनिए, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर इसलिए गए क्योंकि खान साहब जैसा शख्स जो कि बिल्कुल विक्टिमाइजेशन में ना सिर्फ यकीन करता था बल्कि उसमें मजे लेता था, उस शख्स को सब ने जब कहा कि जनाब जाने दें तो क्योंकि ये हमारे मत्थे लगेगा, उनको नहीं। यास्मीन राशिद ने देखिए उस टाइम पे मुझे नहीं पता ख्वाजा आसिफ साहब की क्या सोर्सेज हैं, किस बुनियाद पे बात करें, मगर जो नवाज साहब के राइट, अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को ड्राइव करके एम्फसाइज करना चाह रही रेटिंग्स की, वो अलग बात है, मगर देखिए ये हकीकत आप क्या डिनाई करती हैं कि खान साहब ने खुद, खान साहब की काबीना ने इजाजत दी? क्या यास्मीन राशिद साहिबा ने उस टाइम पे नहीं कहा इनको कि ये शख्स बीमार है, ये मसला बनेगा? क्या उन्होंने अपने जाती मॉलिश डॉक्टर फैसल से नहीं कंफर्म करवाया? ठीक है जी। तो देखिए बात यह है कि एक शख्स ने अगर वो उस तरह, इसमें पहले सियासी लीडर्स कभी कैद नहीं हुए या कभी गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ नवाज शरीफ साहब ने तो दिखाया और भी लीडर्स ने हमारे माजी में दिखाया। खान साहब अगर जिस दिन जमान पार्क उनको अरेस्ट करने गए थे, अगर वो कह देते कि मुझे गिरफ्तार करने में कोर्ट में पेश होगा तो ना 5 दिन वहां पे दगा फसाद होता। तो इसलिए जो शख्स पेश ना हो रहा हो, जो शख्स पेश ना हो रहा हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर बार बार अटैक कर रहा हो, तो उसको फूलों के साथ उसका इस्तकबाल करें, क्या करें? आई एग्री, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो आप लीडरशिप को कभी एक जेल से छूटता है, अदालतों से छूटता है, फिर उसको गिरफ्तार करते हैं, फिर उसको हिरासत करते हैं, ये हम तो नहीं कर रहे। आप बताइए, निगरान हुकूमत क्या वफाकी गुजारी को बाहर निकली, उनको बाहर से गिरफ्तार कर लिया, अली मोहम्मद को किया, फिर उनको एक कोर्ट में अदालत उनको छोड़ती है, बाहर पुलिस खड़ी होती है, चले जी आज नजर आ रहा है ना सबको। अब आपको नजर आएगा जब आप अपोजिशन में होंगे। आपकी पार्टी के वो लोग डेली 3 से 4, 4 से 5, 4 से 6 लोगों की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिलती है कि वो आपकी पार्टी से अलग हो रहा है। ये पार्टी की मुश्किलात में इजाफा करेगा? आपके पास कोई ऑप्शंस हैं पीटीआई को मुत्तहिद रखने के लिए और एक बड़ी पार्टी कायम रखने के लिए? मेरे दोस्त की बातें सुन के भी मुझे वैसे शर्म आ रही है सियासतदान होते हुए। जिब्रान ने तकरीबन सारी बातें चाहिए जो उन्होंने किया था IMF के साथ। शर्म इसलिए आती है कि यही जो ट्रेडिशनल सियासतदान है ना, मुझे 4-5 साल हो गए, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड मेरा भी है, लेकिन फैसला किया था कि जिस पार्टी के साथ जो है वो चलूंगा तो कोशिश करूंगा पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर एक लाइन पे चले। जो पॉइंट्स एतराज के जिब्रान ने उठाए थे ना, वो हम जैसे लोग अंदर उठाते। जिस बात पे बात नहीं करनी चाहिए, जो डिफेंड नहीं करना चाहिए, कहां पे अगर पार्टी लाइन की वजह से ओपनली नहीं बोल सकते थे तो नहीं बोलते थे। इनको पता है कि हर एक चीज कौन सी गलत हो रही है। ये जो बदतमीजी की बात कर रहे हैं, वो जो ऑफ कैमरा इन्होंने बातें की थी कि क्या होना चाहिए था और क्या होता तो फिर ये फंस जाते, तो फिर वो बातें जो है वो मैं भी कह सकता हूं। ठीक है, फिलहाल इशू ये है कि इलीगैलिटी पीटीआई से नहीं हो रही। अगली बार अगर ये इंटरप्ट करेंगे, मुझे कोई शौक नहीं है प्रोग्राम पे आने का, आई विल लीव इट राइट देयर। नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए। आप प्लीज कंप्लीट कर लें तक। जो फिलहाल हो रहा है सिविल सोसाइटी के साथ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ नहीं,
वो पूरी दुनिया देख रही है। जो हमारे लोग छोड़ रहे हैं, खान साहब ने कहा छोड़े, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जाती। जब 2002 में जब मुस्लिम लीग टूटी थी, ऑनेस्टली मुस्लिम लीग का फैन मैं कभी नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों का उस वक्त रिस्पेक्ट किया था ना, वो उनका किया था कि जो प्रेशर बर्दाश्त के रह गए थे, उनका नहीं किया था जो हवा के साथ चले गए थे। उससे ज्यादा नजरियाती पार्टी है पीटीआई। तो जो लोग रह जाएंगे खान साहब के साथ, और उसके बाद जो मूवमेंट स्पॉन होगी और मुख्तलिफ मूवमेंट स्पॉन होगी, क्योंकि अल्लाह ना करे कि आगे कोई ऐसे कदम ले जिससे खान साहब को नुकसान हो। खैर ये बात आपकी ठीक है, किसी पार्टी को वो माइनस करते हैं, वक्ती अच्छा बुरा वक्त आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमने पीपी को भी देखा है, पेट्रियट निकलते हुए भी देखा है, क्यू लीग निकलते हुए भी देखा है, एमकेएम से हकीकी निकलते हुए भी देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एट द एंड कुछ भी नहीं होता, एट द एंड कम बैक होता है। जब हम इसको सेलिब्रेट अच्छा लास्ट वर्ड इसको ठीक है, जगह साहब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम जिब्रान नासिर साहब आपकी राय लेनी है। ठीक है, ठीक है, जिब्रान नासिर साहब आपकी राय लेनी है। इससे जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इस वक्त, यू नो वेल, अब सूरत हाल ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा कि उन्होंने जो 72 मेंबर्स नेशनल असेंबली के जो रेजिग्नेशन थे उनको स्ट्राइक डाउन करते हुए उनको असेंबली में दोबारा, स्पीकर के सामने दोबारा। अब मुझे थोड़ा सा समझाएं कि क्या अभी ये स्पीकर की सौबदीद है इस जजमेंट या इस वर्डिक्ट के बाद, या फिर स्पीकर बाउंड है कि जी अब उनके इस्तीफे जो है वो कबूल नहीं होंगे, उनको वापस होंगे और वो दोबारा से नेशनल असेंबली में बैठेंगे। देखिए, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से एक स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देके जो है वापस सस्पेंड करवा दिया था, जिसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। तो एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट है, अगर लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर और द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ऑर्डर चैलेंज हुई है तो फिर उसी तरीके से स्पीकर साहब को अबाइड करना पड़ेगा जैसे उनको करना चाहिए। अभी जो आप पॉलिटिकल टेम्परेचर की दूसरी बात कर रही थी, और शायद हो सकता है कि इसके बाद हम जो देखना चाहते थे कि ये बातें, ये बहसें कंटेनरों के ऊपर ना हो या क्रॉस द आइल हो, ये ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस में हो। और यहाँ मैं तस्लीम करूंगा जो पीटीएम की मैंने पहले खामियां गिनवाई कि ये कहते रहे पीटीआई से कि कम टू द पार्लियामेंट और इस ऐवान को इज्जत बख्शिए, और उम्मीद है कि जी देखिए माजी की गलतियां हर एक की हैं, बट हमें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जाना है। अभी इस वक्त चूंकि माशरा इतना डिवाइडेड है ना, और इस डिवीजन का फायदा उठाया जा रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज छोड़ के गया था, फिर अंग्रेज के बाद जो कॉलोनियल इदारे इस मुल्क में कायम है वो हम सब जानते हैं। तो ये ट्रोलिंग बहुत करते थे पीटीआई वाले, ये बड़े गंदी अल्फाज भी जमान भी इस्तेमाल करते थे, ये आपके खिलाफ भी बहुत बोलते होंगे, मेरे खिलाफ भी बहुत बोला। बट अब ज़र्फ की बात होती है ना कि क्या हमने अब बैठ के किसी की मजलूमियत के चस्के लेने हैं कि मकाफाते अमल है, एंजॉय करो, अब भुगतो, या हम देखें कि जो हो रहा है वो सिविल राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन हो रही है, एक नजीर पूरे माशरे के लिए कायम हो रही है। दूसरी बात जो बड़ी बात की जाती जी यौम स्याह है तो ये नैरेटिव है, तो मोरल डाउन है, तो वो है। तो मुझे बताइए एक ऐसी जमात जिसने आर्मी की लीडरशिप की जान को सरेआम खड़े होकर थ्रेट किया था और म्यूटिनी पे उकसाया था, चीफ जस्टिस की जान को थ्रेट किया था, वजीर आजम की जान को थ्रेट किया था, डीजी रेंजर्स ने तो टीएलपी में 2-2 हज़ार रुपए बांटे थे, टीएलपी पे पाबंदी लगी पीटीआई के दौर में, तो उसको बहाल कराने के अंदर मरकजी किरदार ऑन रिकॉर्ड उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का था। तो फिर नैरेटिव क्या होता है? और आज तमाम पीटीएम उनसे इत्तेहाद करने को भी तैयार है। मैं आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच। ये क्रैकडाउन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शायद इस ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर अगर इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा मुल्क के लिए। ओके फाइन, तैमूर जिब्रान नासिर साहब, बिलाल कियान साहब बहुत शुक्रिया, तैमूर जगरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन होगा अगर असेंबली में वापस आ जाते हैं। ये जो जंग और सड़कों पर लड़ी जा रही है, जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है, वो उसके जो मुनासिब तरीन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट फोरम है पार्लियामेंट, उस पर लड़ी जाए, जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन बेंचेस पर और ट्रेजरी बेंचेस पर। लेकिन पीटीआई को यह भी सोचना होगा कि ये 9 अप्रैल को गोल घूम के उसी नुक्ते पे दोबारा से पहुंचे जिनको कहा गया था कि आप पार्लियामान से ना निकले, आज आप पार्लियामान में वापस आ रहे हैं। हासिल हुसूल क्या हुआ सिवाय अनारकी के। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।